I would like to call on stage Digambarji Zawar and would request him to go ahead and share his journey जहाँ पर एक आयुर्वेद में डॉक्टर एक मेडिकल स्टोर से आज 6 फैक्ट्री तक कैसे पहुंचे. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिगंबरजी जोहर. इस भव्य दिव्य और उच्च कोटि के एमटीएफ के आयोजन के लिए एमटीएफ को और उस सभी टीम को अभिनंदन करता हूं और सभागार से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें. कल सोनू शर्मा जी को सुना, कम से कम 3,000-4,000 लोग आए थे 500 रुपया टिकट देकर. मुझे लगता है विनय जी मंत्री, इनका अगर शो रखे तो कम से कम 3,000 नहीं 6,000 लोग आएंगे 1,000 रुपए का टिकट देकर. तो एमटीएफ ने एक भूल की है, अगली बार ध्यान रखना, सोनू शर्मा को बुलाने की जगह विनय जी को बुलाओ. उनकी जिस चेतना से, जो ऊर्जा से उन्होंने शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि शायद, और कल का सोनू शर्मा का शो, उनकी प्रतिमा बड़ी है, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन मुझे काफी सुपरफिशियल लगा. लेकिन विनय जी जो बात कर रहे थे वो काफी डेप्थ से कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा. सो बधाई हो. आदरणीय राजेश जी मालपानी, प्रमोद जी कासट, विनय जी मंत्री और सभागार में सामने उपस्थित सभी महानुभाव, माहेश्वरी भाई बहनों, सबको नमन, वंदन, जय महेश. इस चर्चा सत्र के लिए मुझे सम्मिलित करने के लिए जिन्होंने सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा, उसे अनुमोदित किया जिन्होंने, उन सभी का धन्यवाद. आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष विभूतियों के साथ में प्रत्यक्ष परिचित होने का अवसर दिया, सौभाग्य दिया, और सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने मेरा मंतव्य अभिव्यक्त करने का अवसर दिया. आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, हर्षोल्लासित हूँ, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ. वो इसलिए कि मंच पर विराजे आदरणीय राजेश मालपानी, प्रमोद जी कासट, आप ऐसी विभूतियां हैं. आप उद्योग व्यापार के चरम सीमा पर विराजमान हो. आपके सामने इस सभागार में प्रथम पंक्ति में, प्रथम खुर्चियों के प्रथम चरण में बैठने की मेरी योग्यता नहीं, लेकिन आपके सम्मति से और एमटीएफ के सम्मति से मुझे आपके साथ बैठने का अवसर मिला और यह मंच साझा करने का अवसर मिला. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं जिस अवभाव से आपके सामने खड़ा हूं, बात रख रहा हूं, मेरी यह योग्यता, जिस तरह से जिन्होंने मुझे ये बल दिया, ये ऊर्जा दी, मेरे व्यक्तित्व, मेरे चरित्र को जिन्होंने निखारा, जिन्होंने आकार दिया, उन सभी विशेष विभूतियों के प्रति समर्पण भावना से मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा. इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे इष्ट दैवत श्री भगवान दत्तात्रेय आते हैं, जिनकी छत्र छाया में हम पूरा परिवार सुरक्षित और प्रगति पथ पर है. फिर हमारे नाना जी, नानी जी आते हैं, जिन्होंने हमें धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार दिए. हमारी मम्मी पापा, जिन्होंने हमारे जीवन मूल्यों को अवलोकन कराया, हमके अवगत कराया. हमारे ज्येष्ठ भ्राता राजू दादा, जिसकी शुरू से हमारे उद्योग व्यापार में प्रमुख भूमिका रही है, और मेरी धर्म पत्नी, आप सब लोग जानते ही हो, कई बार मैंने मंच पर बोला है, पतिव्रता योगिता. पतिव्रता इसलिए मैंने उच्चारण किया, आप सब बहनों को बताना चाहता हूँ. उनके बारे में मुझे बताने के लिए, सराहना करने के लिए पूरा सेशन लगेगा. आज का भी विषय नहीं, कभी जरूर बुलाना, मैं उनके बारे में बताऊंगा. लेकिन एक वाक्य में बोलूं, जब भी ऋषि मुनियों ने संहिता में कभी व्याख्या की होगी पतिव्रता की, तो योगिता की मूर्त, योगिता की प्रतिमा सामने रखी होगी. धन्यवाद. आज का जो विषय है उस पर आते हैं. अभी तक की मेरी भूमिका, उसको गिनना मत, 12 मिनट में अभी शुरू हो रहा है. धंधे का फंडा, उद्योग व्यापार कैसे शुरू किया जाए, उसमें उसे मुनाफे में कैसे जल्द से जल्द लाए, और मुनाफे में आने के बाद उसका विस्तार कैसे करें, इसकी विषय की चर्चा आज यहाँ होने जा रही है. बहुत विनम्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे डिस्क्लेमर होता है वैसा ये मेरा डिस्क्लेमर है कि इस विषय में
प्रबुद्ध सभागार को बताने के लिए जैसा मेरी कोई प्रतिमा या मेरी प्रतिभा, मेरी योग्यता नहीं। मैंने इस बिजनेस मैनेजमेंट का कोई औपचारिक कोर्स किया नहीं है और मेरा स्वयं का यह दावा भी नहीं कि मैं एक यशस्वी उद्योजक हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सभी से चर्चा वार्तालाप करने आया हूं। मैंने पिछले 30 साल में जो व्यापार में अनुभव लिया उसको आपके सामने रखूंगा, साझा करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जाते समय आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार और बहुत सारा ज्ञान आप युवा पीढ़ियों से लेके जाऊंगा। तीनों दिन मैं यहाँ पर हूँ। तो चलो अपने विषय पर आता हूँ। मैं ये 10 मिनट में 5-7 मिनट तक मेरी जीवनी रखूंगा और 2 मिनट में जो मैंने सीखा वो आपके सामने रखूंगा। मेरी जन्मस्थली साईखेड़ा, जिला नासिक, 3000 की बस्ती, छोटा सा देहात। यह मेरा ननियाल। हमारी माताजी, नाना नानी जी की एकलौती संतान, बचपन वहीं पर गया, प्राथमिक शिक्षा वहां प्राप्त की। वहां से माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं शेंदुर्नी आया, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। यह भी एक छोटा देहात। मैं सिर्फ बातें 40 साल पहले की कर रहा हूं। यह मेरा पैतृक गांव। माध्यमिक शिक्षा मैंने यहां पर प्राप्त की। वहां की जीवन शैली की एक आपको प्रतिमा आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस किस्म की हमारी वो देहाती जीवन शैली थी। सभागार से प्रामाणिकता से कहना चाहूंगा कि हम शुरू से धनवान तो थे नहीं, हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन पक्के सीमेंट कंक्रीट के घर तो थे नहीं, लेकिन कभी हम झुकी बस्ती में भी नहीं रहे। 20 बाय 10 का छोटा मिट्टी का मकान, घर में फर्श नहीं, 40 वैट का पीला रंग देने वाला बल्ब, जमीन को गोबर गोवंश से लिपना। वो जो रूम है वही तुम्हारा हॉल, बेडरूम, किचन और प्रातः विधि के लिए भी जंगल जाना। घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। इस किस्म की साधारण सी जीवन शैली। बारिश के दिनों में 10 जगह से पानी गिरना, 10 जगह पर बर्तन रखना, मम्मी का चूल्हे पर रसोई करना। और हमारी स्कूल्स भी वैसी ही थी। घर से 3 किलोमीटर आना जाना, जिला परिषद मराठी मुलांची शाळा, वो भी मिट्टी की, वहां पर भी फर्श नहीं, फैन नहीं, ट्यूब नहीं। 10th के एग्जाम के लिए जामनेर, हमारा जो तहसील है, वहां पर जाना 40 किलोमीटर दूर। आप सब लोग जानते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चा क्या, बच्चे के माँ बाप भी कितने परेशान रहते हैं। उस समय पर बस से जाना, दिन में 2 ही बस, और एक बस मिस हो गई देती नहीं आएगी, इसलिए इम्तिहान से ज्यादा बस मिलने की चिंता। 150 बच्चे हम लोग 10वीं में थे, उसमें से 14 लोग पास हुए। इस किस्म की निम्न, कल जो मैंने चांडक जी को सुना, बुल्डाना अर्बन बैंक के चेयरमैन, उन्होंने बताया उनके 22 स्कूल से और पिछले कई सालों से 100% उनका रिजल्ट लग रहा है। तो मुझे मेरा 10वीं याद आया। 9.5 तक का उस दिन का रिजल्ट था। हेडमास्टर ने बुलाया सब लोगों को, हम सब लोग रूम में बैठे, बताया ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ, इस बोर्ड में जितने बैठेंगे उतने पास, बाकी घर जाओ। ईश्वर की कृपा रही, पहला नाम मेरा लिखा गया, दिगंबर जय की समझो, और मैं बोला मैं तो छूट गया। 10वीं में मैं प्रथम क्रमांक से पास हुआ। उस समय जो उच्च श्रेणी में प्रथम क्रमांक से या द्वितीय क्रमांक से जो पास होते थे, उनके लिए 2 चॉइसेस रहती थे, एक तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। मुझे पहले से पैसा कमाने का बहुत शौक था। मैंने इंजीनियर का मतलब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, दुकान बनाना, उसका अर्थार्जन मुझे कहीं दृष्टिक्षेप में नहीं दिख रहा था, उसका पैसा आता कहां दिख नहीं रहा था। लेकिन चौक में जो डॉक्टर बैठते थे, उनका रहन सहन, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके कपड़े, उनकी बात करना, उनके सीमेंट कंक्रीट के घर, उनकी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये मुझे थोड़ी लालसा देती थी। मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो पैसे वाला बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर बन जाते। तो वहां से मैं डॉक्टर बनने का सपना लेके नासिक पहुंचा। माहेश्वरी हॉस्टल 7 साल वहां रहा। बनना था मुझे एमबीबीएस डॉक्टर, मतलब एमबीबीएस, यही मुझे जानकारी थी। 11वीं 12वीं
कुछ अंक कम पड़े, एमबीबीएस को एडमिशन मिली नहीं। 3 चॉइसेस थी, डोनेशन देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाऊं। मेरे साथ पहले कई बागायतदार हैं वहां के, नासिक छाईकड़ा के, जिन्होंने लोनी प्रवरनगर में एडमिशन ले लिया। डोनेशन तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था। सेकंड ऑप्शन था 1 साल रुको और अगले साल रिपीट करो, रुकना मना था। तो थर्ड ऑप्शन था एक तो बीडीएस लो या बीएमएस करो, तो मैंने बीएमएस चॉइस किया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे निर्णय लेता गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो धनवान बनना था, मेरा लक्ष्य कोई एमबीबीएस बनना नहीं था। मुझे डॉक्टर बन के काम शुरू करना था। मैंने सुना ठीक है बीएमएस सही, तो मैं बीएमएस की डिग्री हासिल की। अभी समय आ गया क्लिनिक शुरू करने का। घर वालों की इच्छा थी कि मैं शिंदोड़ी में रहूं, साईकड़ा में रहूं, वहीं पर क्लिनिक शुरू करूं। लेकिन मुझे लगता था कि मैं गांव छोड़ के बाहर गाऊं तो ठीक रहेगा। वो इसलिए कि मेरे 2 कजिन्स, एक मुरबाड़ और एक शाहपुर, ये थाना की 2 तहसील है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं छुट्टी में उनके पास जाता था और उनके पास रुग्णों की संख्या और उनकी देने की क्रय शक्ति, जैसे वो पैसा देते थे, वो मुझे हमेशा आकर्षित करता था। तो मैंने सोचा कि गांव में तो नहीं प्रैक्टिस करूंगा, मैं तो जाऊंगा थाना जिला की किसी तहसील पर। तो मुझे पालघर समझ में आया कि पालघर ठीक रहेगा, तो मैं पालघर जा पहुंचा। घर वालों का विरोध था, तो इसलिए घर वालों ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। 93 में एक अटैच लेकर 1 रुपया भी ना लेके मैं पालघर आ पहुंचा। पालघर ऐसा शहर जहां अपने समाज का एक भी घर नहीं था। 30 साल पहले जान पहचान वाला नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई परिचय का आदमी नहीं। हालांकि हमने नक्शे में भी पालघर देखा नहीं था। ऐसे शहर में आ पहुंचा और आना, पालघर जाना और क्लिनिक शुरू करना। क्लिनिक शुरू करना मतलब जगह ढूंढना, फर्नीचर करना, सर्वे करना, कहाँ बैठना। ऐसा तो कोई नहीं था कि आओ डॉक्टर साहब बैठो, यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जगह तैयार करके रखी है। तो सर्वे करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं आरएमओ का जॉब करता हूँ। मैंने एक अस्पताल में इंटरव्यू दिया, पास हुआ, वहां पर मुझे आरएमओ की जॉब मिली, 2000 रुपये महीना। मैंने सोचा वहां पर आरएमओ मतलब रेसिडेंट, तो लॉजिंग की व्यवस्था हो गई। लॉज में, होटल में रुकना जरूरत नहीं है, तो हमारा लॉजिंग हो गया और जो सैलरी देंगे उसे बोर्डिंग का काम, मतलब खाने का काम हो गया। खाने पीने की व्यवस्था हो गई तो हम शांति से भी सर्वे कर सकते हैं। 3-4 महीनों की मेहनत से मुझे एक जगह मिल गई, किराए से एक दुकान। वहां पर मैंने सोचा कि यहीं पर मैं अपना क्लिनिक शुरू कर देता हूं। 1 मार्च 94 में मैंने क्लिनिक शुरू किया। मुझे गर्व होता है बताते समय कि पहले दिन से 2, 4, 5, 10 ऐसे पेशेंट्स देखते देखते रुग्णों का इस किस्म का प्रतिशत मिला कि मैं साल भर में 100 सेंचुरी मारने लगा। 100 रुग्णों से भी ज्यादा रुग्णों को देखने लगा। आमदनी बढ़ती जाने लगी, पैसा आने लगा। 11 महीने का उसका करार खत्म होते ही सबसे पहले मैंने वो मेरी क्लिनिक की जगह खरीदी की 3.5 लाख रुपए में 94 में। वो इसलिए कि मुझे हमेशा लगता था कि हमारी क्लिनिक उद्योग व्यापार की जगह सुरक्षित होनी चाहिए। घर तो हम कभी भी बना लेंगे, लेकिन जगह अगर हाथ से निकल जाए तो सबसे पहले, मैं काफी धार्मिक हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ ग्रह मिले हुए हैं, दूसरी जगह पर जाएंगे तो वापस पंगा। दूसरी बात है, मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है तो जो जगह का मालिक है उसको किराया बढ़ा देगा, उसका टेंशन, या किसी और को बिक देगा तो टेंशन। मैंने सोचा कैसा भी करके इसको पहले खरीद ले। तो मैंने अपनी उद्योग व्यापार की जगह खरीदी की। उसके 1 साल के बाद में मुझे हमेशा से जो आकर्षित करती थी उस समय चलने वाली मारुति फ्रंटी 800, उसको खरीदी किया। ड्राइवर आगे बैठेगा, मैं पीछे बैठेगा, दोस्त मिलेंगे उनको हाथ करूंगा, वो सपना पूरा हुआ। 3 साल में हमारे हम 2 भाई 3 बहना सबकी शादियां की, स्वयं की शादी की। 3 साल के बाद में मैंने सोचा कि अबे यह अपनी पालघर कर्मभूमि करते हैं, अपना यहाँ अर्थार्जन है, शायद कुंडली में ये जगह ठीक लगती है। तो मैंने गांव से भाई साहब को बुलाया, राजू भाई। 3 साल के बाद पापा गांव में ही थे, मम्मी गांव में ही थी, गांव में अपना दुकान चल रहा था। भाई साहब को बुला के मेडिकल स्टोर शुरू किया और मेडिकल स्टोर से हमने उद्योग व्यापार अपना शुरू किया। मेडिकल स्टोर क्यों, तो डॉक्टर के लिए सबसे आसान उद्योग रहेगा तो मेडिकल है। मैं प्रिस्क्राइब करूं तो देते जा, तो मुझे लगा कि वो सबसे आसान रहेगा, तो हमने मेडिकल स्टोर शुरू किया। मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा।
हमारी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। गांव में पापा की दुकान चल रही थी, मेरा दवाखाना चल रहा था और राजू भाई का मेडिकल स्टोर चल रहा था। हम बहुत खुश हो रहे थे। कोई भी डिसीजन हमने ओवरनाइट नहीं लिया। मैं क्लिनिक गया, फिर 3 साल के बाद मेडिकल स्टोर, फिर 3 साल मेडिकल स्टोर 6 साल चलाया। फिर हमने लगा कि कुछ पैसा आ रहा है, तो मेडिकल स्टोर पे हम लोग रोज रात को, राजू भाई और मेरा एक ही काम, रात को खाना खाने के बाद बाहर जाना, कलकत्ता नवरत्न पान लेना, एक आधा वो खाएगा, आधा मैं खाएगा, और 1 घंटा वो मुंह में रखकर चर्चा करेंगे। और चर्चा में एक ही विषय, उद्योग व्यापार को कैसा बढ़ावे। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे सिर्फ सेल्स हो रहा है, हमारी काबिलियत इससे ज्यादा है, हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको विस्तार कर सकते हैं, तो इसको हम बंद करते हैं और बंद करके हम लोग होलसेल शुरू कर दें। तो होलसेल शुरू करने से ये क्यों समझ में आया कि हमारे पास जो होलसेलर आते थे देने के लिए, हमको लगता था कि इसका, ये हमारे जैसे कितने लोगों के पास जाके दवाई बिकता है मेडिकल स्टोर से, तो इसका व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी। तो जो निरीक्षण करते हैं हम लोग, उस पर से हमने सीखा कि ये हमारे से ज्यादा कमाता होगा। तो हमने अपना रिटेल बंद करके होलसेल शुरू किया। होलसेल भी हमारा कामकाज बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन होलसेल में हमने जो निरीक्षण किया कि जो बड़ी कंपनियों की दवाई देते हैं, होलसेलर को 10% मार्जिन देते हैं, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और आजकल रिटेलर भी डिस्काउंट्स देते हैं, वो देखा तो 10% में 5-6% निकल जाता है, 3-4% ही बचता है। प्रमोद जी, टॉप लाइन तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन बॉटम लाइन का कोई ठिकाना नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा ये पालघर क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है और पालघर के आसपास कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां कार्यरत है। सरस्वती माता की हमेशा से कृपा रही, थोड़ी वार्तालाप ठीक ठाक कर लेता हूँ, बातचीत अच्छी कर लेता हूँ। मैंने सोचा जाके उन ओनर्स को मिले, बातचीत करें, उनको बताया कि इस किस्म की अगर दवाई बनाए तो क्या कॉस्ट आएगी। आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक सिफ्रन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 रुपए जिसकी एमआरपी होती है, वो बिकने के लिए हमको होलसेलर को 8 रुपए 10 रुपए मिलता था। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाके देखी तो 12 रुपया, 12 रुपया एमआरपी 100 रुपया। मुझे तो चक्कर आने लगे। डॉक्टर होने के बाद, मेडिकल स्टोर चलने के बाद भी जानकारी नहीं थी। मुझे लगा तो ये तो बहुत ही अच्छा, जैसे ये तो सोने की खन अपने हाथ में लग रही है। मैंने उनके पास बैठकर 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने 60, 70, 80 प्रोडक्ट्स बनाए। होलसेल बंद, हमने हमारी खुद के ब्रांड्स बनाना शुरू किया। उसका उद्योग विस्तार करने के पालघर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे, और विस्तार करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में 36 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 40-50 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में हमने उसका काम विस्तार किया और बहुत अच्छा चलने लगा। आमदनी बढ़ती गई, लालसा और बढ़ती गई। वापस वही बात, जिन मैन्युफैक्चरर्स के साथ हम काम करते थे उनके पास निरीक्षण किया, हमको लगा कि ये तो हमारे जैसे कितने लोगों को दवाई बना के देता है, तो इसका तो व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का एक फैक्ट्री लगावे। जब जो मैन्युफैक्चरर से हम दवाई लेते थे उससे चर्चा किया, तो उसने तो इस किस्म की डराने की बात की, तो बाबा ये बहुत बड़ा पैसा लगता है, इसको बड़ी पूंजी लगती है। हमने कैलकुलेशन किया, हाँ ये तो स्वयं की क्षमता से बाहर है। और दूसरा एक डर था, अगर इसमें फेल हो गए तो अकेले मरेंगे। तो मैंने सोचा कि 4-5 लोगों को तैयार करते हैं, आमदनी कम रही तो भी चलेगी, प्रॉफिट डिवाइड हुआ तो चलेगा, लॉसेस भी डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से हमने 5 लोगों को तैयार किया। 2007 में एमआईडीसी से जगह आवंटित की और उसमें 100 विघ्न आने लगे। 2007 लगा हमारे पहली फैक्ट्री तैयार होने को, 5 साल, 2002 से 2007। आजकल हम हमारी फैक्ट्री 1 साल में तैयार कर लेते हैं और उससे 10-10 गुना फैक्ट्री भी 1 साल में तैयार होती है। लेकिन उस समय 2002 से 2007 ऐसे 5 साल लग गए। काफी कठिनाई एमआईडीसी के चक्कर में अटक गए। अशोक जी चौहान उस समय पे एमआईडीसी के चेयरमैन थे, जो उद्योग मंत्री होते हैं वो एमआईडीसी के चेयरमैन रहते थे। उनके पास जाके अंतिम रिक्वेस्ट की, आप लोग जालना से हो, बाबूराव कुलकर्णी अंबड़ में रहते हैं, उनकी सहायता ली। जो हमारे जिया जी अंबड़ वाले हैं उनकी सहायता ली। मंत्रालय में गया, अशोक जी चौहान ने समय दिया, सह्याद्री पर गया। उन्होंने बोला कि बोलो डॉक्टर, इतना बड़ा हॉल, पहले इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, कैसी बात करें। भगवान का नाम लिया, उनसे बात रखी। आप लोग सुनते हो, बोला शेतकरी लोग दुष्काळग्रस्त हो जाते हैं,
पूरग्रस्त हो जाते हैं, वैसा ही मैं MID से ग्रस्त हो गया हूं। अगर हेलो डॉक्टर सर, अ मिनट मोर वी नीड टू रन। ओके, तो इस किस्म से हमने हमारी फैक्ट्री शुरू की, काफी बिकना है। फिर 2013 में एग्जिट लिया सब मित्रों को, और मैंने उसे स्वयं को रखा, मैं उसका एक अकेला ओनर बना। 2013 से लेकर 2023 तक हमने एक एक करके बहुत सारी फैक्ट्री लगाई, जिसमें कमला लाइफ साइंसेस लिमिटेड है। इसमें हमें काफी नाम शोहरत दिया, पैसा भी काफी दिया रेमडेसिविर की वजह से। और ये कमला लाइफ साइंसेस ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मुझे खुशी होती है कि आज ये कॉन्ग्लोमरेट एक 12 फैक्ट्रीज का है, 6 फैक्ट्रीज और 6 हमने जॉइंट वेंचर्स के 36 देश विदेश में अपना व्यापार चलता है। और 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि इसे 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन, 2,000 करोड़ का सेल्स करके इसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी बनाए। और इसमें हमने जो सीखा वो आपके सामने संक्षिप्त में 2 मिनट में रखता हूं विनय जी, कि आपका डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे बड़ा उद्योग खड़ा करने का है। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू योर थॉट्स, दैट थॉट्स बिकम्स योर नेचर, दैट नेचर गिव्स यू एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंजेस योर डेस्टिनी। तो मुझे कुछ किताबें याद आती है कि आई पर्सनली बिलीव एंड आई वांट यू टू बिलीव and law of attraction and power of subconscious mind। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो, जैसे HDFC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दीपक जी पारिक कहते हैं। वो उदाहरण के तौर पर क्रिकेट की मैच बताते हैं, 20-20 ओवर्स में हर गेंद में सिक्सर, 36 रन रेट से आप 20 ओवर में 720 रन्स बनाओ। इस किस्म का आपका लक्ष्य रखो। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यू बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इज 100% योर फॉल्ट। तो अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उसका एक नटशेल में बताना चाहता हूं। समय की सीमा है, मेरे ख्याल से बाद में अगर समय देंगे विनय जी तो उस पर भी बात करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय महेश। थैंक यू सो मच दिगंबर जी झंवर। इनका प्रबोधन का लाभ हमें आज मिल पाया। हम इस बात से आनंदित है कि उनके पास जे ठावे एक स्वामी समर्थ रामदास जी के शब्दावचन आहे, जे आपण असं ठावे ते इतरांशी सांगावे, सज्ञान करून सोडावे सकळ जन। तर त्याच पद्धतीनं आज डॉक्टर साहेबांनी आम्हाला जे प्रबोधन घडवलं, त्या निमित्तानं आम्ही समाज बांधव आज आपल्या या मेडिकल लाईनशी अजून आपली ज्ञानसंपदा वाढवण्यामध्ये यशस्वी होत आहोत। आणि असंच सेवा कार्य, समाजकार्य आपल्या या मुखार विद्यातून घडत राहील अशी आम्हाला जी विश्वासप्राप्त वाणी प्राप्त झालेली आहे। त्या निमित्तानं मी डॉक्टर साहेबांसाठी एवढंच सांगेल, परिचय व्हावा कार्याचा, परिचय व्हावा कर्तृत्वाचा, परिचय व्हावा गंधाचा आणि परिचय व्हावा सुगंधाचा। असंच हे ज्ञानमयी ज्ञान कस्तुरी डॉक्टर साहेब पुढे देतच राहतील असं त्यांच्या चरणी मी त्रिवार नमन करून पुनश्च एकदा त्यांना सांगू इच्छितो की समाजासाठी ही सेवा त्यांनी अविरत चालू ठेवावी। धन्यवाद।